नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का द डायनेमिक एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मैथ सीरीज का पार्ट हमने लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस के साथ हम ये सेशन लेकर आए हैं। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये एक छोटी सी लाइन आपके लिए और हमारे लिए, ये सभी के लिए एक छोटी सी लाइन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यदि आप इसको सच्चे दिल से फॉलो करते हो तो आप कुछ ऐसा करो कि आपके जैसा लोग करना चाहें। ओके, सो मैं मानता हूँ आज के डेट में अभी जो समय है वो वक्त ख़राब है, सभी का वक्त ख़राब है। सो वक्त को थोड़ा सा सुधरने के लिए वक्त तो दो, वक्त अपने आप सुधर जाएगा। वक्त को सुधरने के लिए थोड़ी वक्त तो दो, वक्त अपने आप सुधर जाएगा, समझे। सो आज मैं आपको, कुछ लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई कैसे करें, कंसंट्रेशन नहीं होता, मन नहीं लग रहा, कहीं दिमाग इधर उधर जाता है, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। इससे आपको, कुछ लोगों को सीख मिलेगा। सो देखो, मैं कहानी एक ऐसा है कि एक पुजारी होता है मंदिर में और एक बूढ़ी महिला होती है, ठीक है। तो जो बूढ़ी महिला है वो, उनको मंदिर जाने का हमेशा शुरू से आदत रहा है। तो जहाँ भी रहती है, वो इंडिया में रहे, विदेश में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहती है, वहाँ मंदिर ढूंढ के वो आसपास जाया करती थी। तो जब वो मंदिर जा रही थी तो 2-3 दिन उसने नोटिस किया कि रास्ते में देखती थी कि लोग आपस में किसी का बुराइयां कर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है। लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, किसी से कोई नाम सही से बात कर रहा है, 2 औरतें लोग मिलकर चुगलियां कर रही हैं। तो ये सब देख के वो मंदिर गई और फिर वो पुजारी से पूछी कि पंडित जी आप ये बताओ कि इस दुनिया में लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं। लोग मंदिर आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं, मैं मंदिर आ गया, वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये दिखावा किस लिए करते हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने काम को और बाकी लोगों से अच्छे अच्छे बातें करे, लोगों को सपोर्ट करे। सब एक दूसरे की बुराइयां करने में लगा हुआ है। लोग अपने, कुछ लोग फ़ोन में बिजी है, जिसको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो पंडित जी बोले इसका जवाब मैं तुमको 3 दिन बाद दूंगा, तुम पहले 3 दिन मेरा एक काम करो। तो बोले हाँ ठीक है मैं करूँगी। तो बोले कि क्या काम है बताइए। तो उन्होंने बोला कि कल जब तुम मंदिर आना तो अपने घर में एक लोटा जो होगा, पीतल का लोटा, उसमें तुम पूरी पानी भरकर लेकर आना और फिर मंदिर आना। तो वो ऐसा 3 दिन की। तीसरे दिन पूछी कि अब मुझे बताओ ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब उसने पूछा नहीं, मतलब पंडित ने बोला कि क्या तुमको इन 3 दिनों में वो लोग बात करते हुए नजर आए। बोले नहीं, मेरे को तो ये ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि लोटा भरा हुआ लेके आना है और पानी छलकना नहीं चाहिए। तो मैं उसी पे ध्यान दे रखा था कि मेरा पानी कहीं छलक ना जाए। आपने बोला कि यदि पानी छलक जाएगा तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। तो मैं पूरी कंसंट्रेशन मैं पूरी दिमाग उस लोटे पे लगाया हुआ था कि उसको किसी तरह से इस तरह से लाना है ताकि वो उससे पानी छलक ना जाए। तो बोले यही है कंसंट्रेशन, यही है मेडिटेरियन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेडिटेशन। तो जब भी आप, इससे क्या सीख मिला कि यदि उतने दिन वो महिला जो गा रही थी तो वो आसपास में लोगों को देखते आ रही थी, देखती थी। कहीं इधर कुछ लोग लगे हैं, कोई मंदिर में आ रही थी तो मंदिर में वो देखती थी लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जब वो अपने काम पे, उसको काम दे दिया गया, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ क्या की, उसको फॉलो कर रही थी, कहीं पानी छलक ना जाए। तो इसका मतलब, इस कहानी को हम अपने जीवन लाइफ में उतारें तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने फुल एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल मेडिटेशन के साथ, सद्भावना के साथ यदि हम अपने कामों में लगते हैं तो हमें फिर आसपास की चीज़ें कुछ भी नहीं दिखता कि दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।
हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। यदि आपने अपना टारगेट लक्ष्य अपना फिक्स कर रखा है तो आपको कई लोग मिलेंगे बीच में, वो बोलेंगे अरे तुमसे तो नहीं होने वाला, तुम तो इस फील्ड में बेकार आ गया, ये कर लिया वे कर लिया, ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। लेकिन आपने यदि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आप फिर कहीं नहीं रुक सकते। और उससे भी बड़ा बड़ा मायने रखता है कि आपने उसके प्रति मेडिटेशन आपका कितना है, उसके प्रति आपका तपस्या कितना है। समझ में आया। तो आपको तपस्या बहुत जरूरी है पढ़ाई में। आप पढ़ाई नहीं, इवन कोई भी काम में है आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ये वो उस दिन जिस दिन उसने अपने कंसंट्रेशन को अपने पूरी की पूरी लोटे पे रख दिया कि पानी नहीं छलकना है, तो उसको आसपास में पता ही नहीं चला कि कौन बुराई कर रहा है, कौन सेल्फी ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं पता चला। तो डैट मीन्स आपको एज ए स्टूडेंट आपको अभी भी यही करना है कि आपको समाज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, आपने जो कर ठान लिया है फिर उसके लिए कुछ भी करना है, लेकिन वो रास्ता सही होना चाहिए, गलत रास्ता नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसको गलत ले जाते हैं कि मैं तो ये करूँगा, उनको वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो लगे जा रहे हैं, ठीक है, वो फिर पता नहीं चलता वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आप एक डायरेक्शन सही लो, गार्जियन से डायरेक्शन लो, फिर उसके बाद उस पर विचार विमर्श करो और एक रास्ता चूज करो और उस पर बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ चलो। जैसे वो महिलाएं चल रही थी, जब से वो महिला लोटा लेकर जा रही थी मंदिर। तो आई होप कि आप इसको अपने रियल लाइफ में हम सब उतारेंगे। ये हमारे लिए भी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। ये कहानी सभी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और कोरोना में आपको इधर उधर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आप इधर उधर की बात मत ध्यान दो। एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए, आपका मैंने 6 मिनट ले लिया। मैं ऐसा ही बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशनल बातें करते रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड बी 160। आफ्टर कुछ महीनों बाद द कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ हो गया और 2 रुपये हो गया, और उसका टोटल कितना है 400 रुपया, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब मैं पहले पेज को हटा लूँ, ओके। तो आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 kg 2 kg कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे इज इतना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो कॉस्ट आपको दे रखा है, तो मान लेते हैं आपको कॉस्ट नहीं दिया है, एक्स रुपीज़ पर kg एप्पल था, एप्पल का ये मान लिया हमने एप्पल, और ये ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स का हमने वाई रुपीज़ पर kg मान लिया, ठीक है, वाई रुपीज़ पर kg हमने मान लिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक दिन फाउंड किया गया कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो रेट था वो कॉस्ट 160 था। तो पर एक्स kg का एक्स रुपीज़ पर kg के हिसाब से 2 kg कितना होगा, इसको हम इक्वेशन में लिख देंगे। तो 2x और प्लस कितना 1 kg, तो सिर्फ y इक्वल टू 160। कुछ महीने बाद ये 4 kg और 2 kg में का 300 था, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो इसको अलजेब्रा से हम सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिकली हमने बहुत सारे मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एक हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 3 से हम कर सकते हैं। तो अलजेब्रिकली तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ग्राफिकली जहाँ तक की बात है, ज्योमेट्रिक के हिसाब से करना है तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। इसका ग्राफ जैसे ये इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इजी कर सकते हैं। जैसे इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यदि हमें अलजेब्रिकली करना होगा तो इससे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4x इक्वल टू आ जाएगा 360, मतलब 270 नहीं 310, ठीक है। फिर उसे हम कैंसिल आउट करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे,
ये सिंपल आपको आता है। ये देखो ग्राफ वाला ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी है। यदि ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो बहुत ईजी होते हैं। जो लैंग्वेज वाले हैं वो थोड़ा सा मैं वो आगे कराऊंगा अभी, लेकिन इस टाइप के जो ग्राफ बनाना होता है इसमें क्या करना है, एक बार एक्स को जीरो करना है और एक बार वाई को जीरो करना है और दो वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ खींच देना है। ठीक है, तो आप ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। Draw the graph of equation this one and this one. Determine the coordinate of the verticals of the triangle formed by these lines on x-axis and shadow of the region of triangular region. तो ये दो आपको ग्राफ दिया, ये दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशंस ये है, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है आपको इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम एक्स वाई टेबल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स ये वाई, ये दो वैल्यू। जब आप इसको एक्स जीरो करोगे तो वाई क्या मिलेगा आपको, एक्स जीरो करोगे तो वाई 1 मिलने वाला है। ठीक है, 1 मिलेगा। और जब वाई जीरो करेंगे तो एक्स हमको -1 मिलने वाला है। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट हो गया। इसका जब 2 पॉइंट खींचेंगे तो इसका 2 पॉइंट क्या बनेगा, ये एक्स ये वाई। तो इसमें जब एक्स जीरो पुट किया हमने तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा तो 6 आएगा। और जब ये y जीरो पुट किया हमने तो y जीरो पुट करेगा तो ये 3 जाएगा तो ये 4 आएगा। समझ में आया? तो अब आपको इसको ड्रॉ कर देना है, सिंपली एज सिंपल एज। तो जीरो पे ये x होता है, इधर ये y होता है, तो ये जीरो यहाँ है, x जीरो y 1 आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, जब y जीरो लिया, ठीक है, तो x -1 आ रहा है, x -1 मतलब इधर आ रहा है ये पॉइंट, तो मतलब ये लाइन बनेगा। ठीक है, ये लाइन बनेगा। जब इसकी बात करता हूँ तो x जीरो किया तो ये y 6 मिला, मतलब इधर कभी कहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहीं आएगा। और जब y जीरो किया तो x क्या मिला हमें, 4 मिला, x हमें 4 मिला, मतलब इधर मिला। तो ये लाइन ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये 4 है, 4 0। तो ये कॉमन पॉइंट बन गया, ये कॉमन पॉइंट बन गया। और ये कॉमन पॉइंट, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको तो पूछा है कि जो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। क्या ये ट्रायंगल बना रहा है? हाँ, ट्रायंगुलर शेप तो बना रहा है। ये कोऑर्डिनेट एंड ये कोऑर्डिनेट, ये 3 ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट का वो बता देना है, कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बता दें तो हम बता सकते हैं। ये तो हम ग्राफ से मेजर कर लेंगे जब आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर बनाओगे, इसको ओरिजिनल ग्राफ पेपर बनाना। ठीक है, और ये 2 पॉइंट तो आपको पता ही है, 4 0 और ये कितना है 0, ये है -1 और 0। ओके, और ये पता कर लेना आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। 300 किलोमीटर उसका वो चलती है, उसमें से कुछ तो वो ट्रेन से जाती है, कुछ बस से जाती है। शी टेक 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यदि वो 4 घंटा लेती है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी और बाकी बस से चलेगी। ठीक है, एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस देन 10 मिनट लॉन्गर, मतलब वो 10 मिनट, मतलब 60 के बजाय 70 लेती है वो। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो इजी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को हम ट्रेन की स्पीड को और बस की स्पीड को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। सो हम आपको ये इसका इक्वेशन आपको बता देते हैं कैसे इसका इक्वेशन होगा, फॉर्म होगा, और उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। ओके, सो देखो आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में यहाँ रख देता हूँ कि रोही एक लड़की है, वो ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर, घर से आना जाना करती है वो 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमने एक ही चीज़ बताया है कि जब भी आपको ट्रेन वाली क्वेश्चन आए या ट्रेवलिंग वाली, तो उसमें स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। सो यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें क्या लगेगा। तो आपको बोला है कि 300 किलोमीटर हो जाती है, कुछ ट्रेन से जाती है ट्रेवल करती है, कुछ बस से करती है। ठीक है, उसके बाद मतलब कहीं से उतरती है, उसके बाद वो बस पकड़ के फिर घर जाती है। सी टेक 4 hours इफ़ ट्रेवल 60 किलोमीटर, मतलब यदि कंडीशन फर्स्ट, मतलब केस फर्स्ट, इफ़ अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी रिमेनिंग बस से जाती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो आप बताओ कि मैंने क्या माना, आपको पूछा है स्पीड, तो अब स्पीड हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड वो मान लिया हमने x। ठीक है, x मान लिया। और जो बस की स्पीड है वो हमने मान लिया y, वो हमने मान लिया y। x और y, बस की स्पीड y और x ट्रेन की मान लिया हमने x। तो जब स्पीड x है
और डिस्टेंस पता है तो टाइम नहीं निकाल सकते आप। क्योंकि क्यों हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि आपको टोटल टाइम दे रखा है। यही तो एक मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हिंट है। आप हिंट जरूर पकड़ो कि आपको क्या दिया है। आपको टोटल टाइम दिया है, वो बस से जाए चाहे ट्रेन से जाए, लेकिन आपको टाइम दे रखा है टोटल। तो हमें पता है कि हम टाइमिंग निकाल लेते हैं कि बस से कितना लगा और ट्रेन से कितना लगा, उसको सम करके इक्वल कर देंगे 4 के, सिंपल। तो इस टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब डिस्टेंस तो ट्रेन से कितना किया है 60 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो ये ट्रेन से टाइमिंग हो जाएगा। प्लस और बस से कितना लगा है, तो बस से चलती है बाकी रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का मतलब 300 में से 60 चलेगी ट्रेन से, तो 240 चलेगी, 240 चलेगी ये बस से। और बस से जाएगी तो बस की स्पीड वाई है, और ये टोटल कितने लगाती है 4 घंटा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस देन 10 मिनट्स लॉन्गर। तो डैट मीन्स यहाँ से ये हो गया कि यदि वो 100 किलोमीटर के सेकेंड यदि वो 100 किलोमीटर बस से जाती है, और स्पीड तो वही है ट्रेन की, और मतलब ट्रेन की 100 जाती है और बाकी रिमेनिंग बस से, तो मतलब 200 बस से जाएगी, और ये वाई हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मिनट ज़्यादा लेती है, मतलब 10 मिनट को अब घंटे में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 1/6, तो मतलब 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स ये लगेगा। ठीक है, 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स। समझ में आया। तो अब यहाँ से आप इसको फ्रैक्शन में कर लेना, 6 चौक 24 और एक 25/6 हो जाएगा, 25/6 आवर्स। और इस यहाँ से फिर आप क्या करना है, इसको सॉल्यूशन कर लेना। सॉल्यूशन कर लोगे इसका, आपको 2 इक्वेशंस है और 2 आपको वेरिएबल्स हैं, आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। अब आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, इसको ये नहीं कि एलसीएम लेना, नहीं तो एलसीएम में तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा नीचे। ठीक है, प्रोडक्ट फिर कैसे लाओगे, फिर यदि प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं करूँगा कि आपको यहाँ से नहीं प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और अलग अलग वेरिएबल्स होने के कारण यदि एक वेरिएबल्स होते तो हम x से मल्टीपल कर देते और फिर ये हम इक्वेशन बना देते, लेकिन आपको अलग अलग है तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x × y, और ये कितना हो जाएगा, ये 60y हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, और ये कितना हो जाएगा y से, तो 240x = 4। अब देखो यहाँ से 4 से ये कटने वाला है, तो इसको तो पहले सिंपली कैलकुलेशन कर लो। तो क्योंकि जितना से जितना इक्वेशन वो शॉर्टेज कर लो ना, उसको मतलब सिंप्लीफाई कर लो, वो ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि हम लंबा कैलकुलेशन क्यों करें। तो देखो यहाँ से 60 कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन आ जाएगा क्या, देखते हैं। तो 60 यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y, और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा ना, 4x, यहाँ से इन दोनों से 60 कॉमन लिया 4x, और इधर xy, और इधर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितने बार में जाएगा 15 बार में, 15 चौक 60, इधर कितना 1 हो जाएगा, समझा। तो ये हो गया, यहाँ से हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये हो जाएगा 15y + 60x = xy, एक ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी एक का वैल्यू पुट कर देना और उसे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब इसका एक और तरीका बता देता हूँ मैं, इसका एक और तरीका बता देते हैं हम कि कैसे इसे सॉल्व करना है। हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था आपने। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये करेंगे कि हम यहाँ से एक y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें पुट आउट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सबसे ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसका आंसर आपने मैच करा लेना। मैं तरीका बता दिया कि कैसे ये इक्वेशन फॉर्म होगा, समझ में आया। सो हम आप देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as were them then, जो जब तुम थी उससे मैं 7 गुना था। Also 3 years from now, आज के 3 साल बाद, now I shall be 3 times as old as you, 3 साल बाद भी मैं तुमसे 3 गुना रहूँगा। Is not this interesting? Represent this situation on algebraic and geographically. तो देखते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्यूशन कर दो आप। आफ्ताब भाई क्या बोल रहा है कि सॉरी, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। तो देखो सबसे पहले तो आपको दोनों के उम्र मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का जो एज रहा होगा, एज एक मैं मान लेता हूँ आफ्ताब की दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। आफ्ताब की मान लेते हैं एक्स, और उसकी डॉटर को, बेटी को, उसके डॉटर का मान लेते हैं वाई है। ठीक है। अब 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों 5-5 साल कम होंगे। तो 5 साल पहले आफ्ताब कितना होगा, ए हो जाएगा x-5, और डॉटर उसका क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा उसका y-5। ठीक है। अब ये 5 साल पहले की उम्र हमें आ गया। 5 साल पहले क्या बोला है कि 7 ईयर बोला है। चलिए 5 साल नहीं 7 ईयर बोला है, तो 7 ईयर ले लेते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। 7 ओके, 7 ले लिया हमने। 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू देम, मतलब मैं तुमसे 7 गुना था। तो अब बताओ कि मैं किसके में मल्टीपल करूं जो जिससे कि बराबर हो जाए। तो यदि यहाँ कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई उसका बाप बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था, तो वो क्या करेंगे, पिता के उम्र में मल्टीपल कर देंगे 7 से। अरे पिता तो ऑलरेडी बड़ा है ना, आप तो डॉटर में मल्टीपल करो 7 से, तब ना तो फिर इक्वेट करोगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो मतलब x-7 इक्वल होगा 7 टाइम्स ऑफ y-7। ठीक है, क्योंकि बेटी के उम्र में 7 गुना करोगे तभी तो इसके बराबर आएगा ना, पापा के उम्र के बराबर आएगा। ठीक है, तुम पापा के उम्र में 7 गुना कर दोगे तो फिर पापा बड़े थे और भी बड़े हो जाएंगे, फिर इक्वल कैसे होंगे बेटा और बेटी और पापा। ओके, और क्या बोला है, ऑल्सो 3 ईयर नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 साल बाद, मतलब x+3 पापा हो जाएंगे और y+3 बेटी हो जाएगी। तो कितना गुना है, तो 3 गुना, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। तो आपको ये 2 इक्वेशन यहाँ से मिल गया, 2 इक्वेशन आ गया। यहाँ से आप इसको ज्योमेट्रिकली, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्यूशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। और ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ तो आप एक वैल्यू x पुट करोगे y मिल जाएगा, एक बार y0 पुट करोगे x मिल जाएगा, उससे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इजीली। और अलजेब्रिकली तो आपको फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं करने के। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब देखो, डिटरमाइन ग्राफिकली, कहाँ था मैं, हाँ ये था, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, द इक्वेशंस ऑफ हुच साइड आर बिलो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब आपको ये 3 साइड दिया है, अब आपको इसके क्या बताना है, सॉरी, आपको ये 3 का जोग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके वर्टेक्स को। तो कर देते हैं, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन है हमारा 2x माइनस x इक्वल टू 8, 2x माइनस x इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 5y माइनस x, 5y माइनस x इक्वल टू 14, और नेक्स्ट है y माइनस 2x इक्वल टू 1। ओके, सो ये है हमारा इक्वेशन। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये 3 साइड का इक्वेशन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो उसकी ट्रायंगल की साइड कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसको आपको ग्राफ पे बनाना है तो आप इसकी टेबल बना लो। तो टेबल इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे, ये y है, सॉरी ये y है, ये 2y है, और ये x है। ओके, 2yx। तो जब आप इसका वो बनाओगे, टेबल लोगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट का टेबल हम लेते हैं, तो ये हमें ये देगा x और y। जब x 0 पुट करोगे तो आपको y 4 मिलेगा, x 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। समझ में आया, x 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। और जब हम y को 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो x हमको क्या मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा। ओके, सो इसी तरह से सेकेंड का टेबल बनाते हैं। सेकेंड का जब टेबल बनाएंगे तो इसमें x और y, जब एक बार x 0 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा हमें, 14/5, जो कि हम नहीं ले सकते, हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि 14/5 कैसे हम दर्शा सकते हैं, तो कोई और वैल्यू चूज करते हैं। तो जब हम यहाँ से इसमें 0 नहीं पुट करते हैं, 1 देखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं,
यदि हम माइनस, हाँ यदि -1 लेते हैं, -1 लेंगे हम, तो -1 में हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, और नहीं 1 पे हो जाएगा, 1 पे काम हो जाएगा अपना, तो 1 पे हो जाएगा, 0 पे नहीं, 1 पे हो जाएगा। 1 जब लेंगे तो ये इधर आएगा प्लस में, 15 हो जाएगा, और फिर 15 से ये y 5 से चलाएगा तो 3 बार में। फिर जब हम y का वैल्यू 0 करते हैं तो देखते हैं y 0 करते हैं तो x हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है। फिर 14 हम कहाँ लिखेंगे, तो हम x की वैल्यू नहीं करते हैं, y की वैल्यू सोचते हैं। y की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये इधर जाएगा 9 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 ले लेते हैं। y की वैल्यू आप 2 लो, ठीक है, आप 2 लो। y की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10, और 10 लेंगे तो फिर ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 4 देगा, तो माइनस का 4 होगा, ठीक है, ये माइनस का 4 देगा, 2 पे माइनस का 4 देगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा टेबल बना देते हैं, तीसरे वैल्यू का टेबल बनाते हैं, ये x ये y, इसमें देखो x 0 पुट करें, x 0 पुट करेंगे तो हाँ x 0 पे y 1 मिलेगा, और y 0 पुट करेंगे तो हाफ मिलेगा, हाँ हाफ दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y 0 पुट गया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करो, ग्राफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, आपके पास पॉइंट है, रिप्रेजेंट कर लोगे या नहीं कर लोगे। और जो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि डिटरमाइन द ग्राफ के लिए इसकी वर्टेक्स बता देना है, तो वर्टेक्स नहीं बता सकते आप, वर्टेक्स जहाँ पे, ये तो प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तभी पता चलेगा, ठीक है। आपके पास पॉइंट है, ग्राफ पे बनाना और इसका आंसर फाइंड आउट करना, ओके। आपको उसमें मिल जाएगा, इसका मैं वर्टेक्स लिख देता हूँ। इसका आंसर आपको आएगा ए, जो एक वर्टेक्स आएगा -4 और 2, और v आएगा अपन 1 और 3, और एक आएगा c = 2 और 5, ठीक है, ये वर्टेक्स आएगा। इसको आप ग्राफ पे बना कर देखना। और हाँ, जो बच्चे जब भी आप लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर रहे हो तो ये ध्यान रखें, ग्राफ जरूर एक खरीद के रखें। ये नहीं कि ठीक है मैं एग्जाम में कर लूँगा, अभी क्या दिक्कत है, एग्जाम में नहीं करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, ऑडियो कैसेट शायद ये ऑडियो कैसेट आएगा, एंड 3 वीडियो कैसेट कॉस्ट इतना, वाइल 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑडियो। सिंपल, आपको ऑडियो का मान लो, ऑडियो कैसेट का जो रेट है वो x है, और वीडियो का जो कैसेट का रेट है वो y है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट, तो मतलब x + 3y = कितना दे रहा है, टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 1110 दिया है, ठीक है। और 5 ऑडियो का 5x + 4 वीडियो कैसेट मतलब 4y = 1350, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन कर देना, ठीक। हमें दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ x है, यहाँ 5 से मल्टीपल कर देंगे, मैंने बताया था एलिमिनेशन में, तो 5 से मल्टीपल x कैंसल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर, मतलब जब दोनों को मिलाती है तो वो उसके पास 40 है। इफ़ शी हैड 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, देन नंबर ऑफ पेंसिल would become 4 times the number of pen, so find the original pen and pencil। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा सा, लेकिन बहुत इजी है, सोचो तो ये बिल्कुल बहुत इजी है। आपको क्या बोला है, सिंपल बोला है कि 2 पेन है, आप x और y मान लो, उसके टोटल नंबर में 40 है, तो एक इक्वेशन तो आपको क्या मिल जाएगा, x + y = 40, जहाँ के x हमने पेन का माना है नंबर, और ये माना है हमने पेंसिल का, ठीक है। मैं जल्दी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको पूरा लिख के करना है, मैं बार बार बोलता हूँ इसको, ठीक है। अपनी आदत नहीं बिगाड़ना है मेरे जैसा, मैं तो टीचर हूँ यार, मेरा कॉपी मत करना, मेरा कॉपी करना है तो मेरी हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन को करो, कि मैं आपके लिए इतनी गर्मी में भी मैं पूरी फैन वैन बंद करके भी आपके लिए मैं, ताकि आपको इस लॉकडाउन के अंदर जितना से ज़्यादा कंटेंट हम दे पाएँ, मैं ये कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बता चुका है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकली सब है। तो आप इस चैनल पे आपको फ्री मिलेगा सब कुछ, साइंस भी पढ़ाएंगे, तो हमसे बस जुड़े रहें आप, और अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, x + y, ये तो रीना पेंसिल टुगेदर 40 है, चलो ठीक है। इफ़ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेंसिल, यदि उसके पास 5 ज़्यादा पेंसिल होता और पेन 5 कम होता, तो जो नंबर होता ना,
जो नंबर होता, द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 times द नंबर ऑफ पेन्स। ओके, सो दूसरा इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो दूसरा को इक्वेशन लिखने में क्या जा रहा है, आपको क्या बोला, जो बोला है आप करते जाओ। मतलब यदि पेंसिल ज़्यादा होता, मतलब पेंसिल 5 ज़्यादा होता, तो मतलब हम क्या लिखते, उसको लिखते y+5। 5 ज़्यादा पेंसिल का मतलब और पेन कम, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, x-5। 5 पेन कम होता, ठीक है, तो हमने पेन x माना है और y पेंसिल माना है इसलिए। और ये क्या बोला, यदि ऐसा होता तो देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 times द नंबर ऑफ पेन। तो मतलब जो पेंसिल का नंबर होता वो उसके 4 गुना होता पेन के, तो 4 गुना कर दो, हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेना। मैं क्यों इतना इस पे ज़्यादा कैलकुलेशन भी क्यों मैं करूँ, कैलकुलेशन आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझे। सो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जब सॉल्यूशन करें तो अपना आंसर मैच करा सकते हैं। इसमें आपको जो नंबर आएगा पेन्स का, पेन्स आएगा आपको 13 और पेंसिल आएगा 27, ठीक है, 13 और 27 आएगा, समझ, तभी तो टोटल 40 होगा ना। आप कभी कभी जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो वेरीफाई भी करा सकते हो इक्वेशंस को देख के कि हमारा जो आंसर है वो सही आया या नहीं आया। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जामिला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर इतना, मतलब उन्होंने दोनों को इतने में बेचा। देयर वाई मेकिंग अ प्रॉफिट 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। If she had take 25% on table and 10% on chair, she would got 1065 1065। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच। तो कॉस्ट बताइए टेबल का और चेयर का क्या रहा होगा। तो आप इसको देखो, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ बस इक्वेशंस के तौर पे आप इसको यूज कर लिया गया, बट ये प्रॉफिट लॉस का, यदि आप प्रॉफिट लॉस पे आता है तो आप इससे खेल जाओगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस करना है इसका। सो चलिए, आप सोच लिया होगा, मैं अब इसका सॉल्यूशन आपको कराता हूँ कि आपको 10 क्या दिया है। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि आपको टेबल और इसकी कॉस्ट पूछा है ना, तो आप मान लो कि टेबल की कॉस्ट ₹X है, ठीक है, और चेयर की ₹Y है, दिख रहा है आपको। ओके, अब आपको पूछ रहा है कि यदि उसको 10% प्रॉफिट उसको टेबल पे हुआ और 25% चेयर पे हुआ। अब आप बताओ, कोई भी बंदा 10% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब यदि टेबल की कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस इतना टेबल की X है और इस चेयर की कॉस्ट इतना है, तो इसका मतलब वो कितने में बेचा होगा। जब वो ₹X में खरीद के लाया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, SP कितना हो जाएगा टेबल का SP कितना हो जाएगा, टेबल का SP हो जाएगा X प्लस X में तो खरीदा ही, और उसके बाद बेचा 10%, तो किसका 10%, तो X का 10%, X का 10%, तो X इंटू 10/100 यही होगा। डेट मीन्स यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट कर दो, कोई दिक्कत। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो ये 10 और ये 10 एक 11X/10 हो जाएगा। ये हमारा SP ऑफ टेबल आ जाएगा, इतना में बेचा होगा। समझ में आया। X देखो, X तो इसकी कॉस्ट प्राइस है ही, और इसी पे उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया, तो X पे 10% प्रॉफिट, तो मतलब इतना प्रॉफिट कमाया, और ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस निकलता है, ठीक है, इतना आपको आता होगा आई थिंक। सो अब यहाँ से हम चेयर का भी निकाल सकते हैं। चेयर का SP कितना हो जाएगा, चेयर का SP हो जाएगा Y प्लस Y इंटू 25% बोला है, 25% को फ्रैक्शन में कितना होता है, 25/100 लिखेंगे ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 मतलब ये हो जाएगा 4 नीचे, और ये 4y मतलब 5y/4 हो जाएगा। और बताया कि इसने बेचा कितना में, तो 1050 में, मतलब कि आपको ये टोटल कितना हो जाएगा, मतलब ये सेलिंग प्राइस मतलब दोनों को मिला दें तो मतलब कि ये 11X + 10 + 5y + डिवाइड बाय 4 =
कितना है 1050। ओके, तो एक इक्वेशन तो आपका यहाँ से बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि वो 25% इस पे टेबल पे कमाती और 10% चेयर पे कमाती तो ये इतना होता। तो इसी तरह से इस बार रिवर्स हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा इस पे 25 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x/4। अब की बार टेबल का हो जाएगा और चेयर का हो जाएगा कितना, चेयर का हो जाएगा 11y/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1065 दिया है। तो ये दो इक्वेशन आपके बनेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन करके x और y फाइंड आउट कर लेंगे। समझे? आप इसका आंसर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे देता हूँ ताकि आप जो बच्चे इसके कैलकुलेशन करें वो आप मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं। तो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना, CP ऑफ टेबल का लिख लीजिए आप 500 आएगा, और SP की CP ऑफ चेयर जो आएगा, इसका मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, 400 आएगा। ठीक है, 400 आएगा। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इसमें 4 की डिफरेंस है। इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1 देन डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको मान लो कि डिनोमिनेटर x रहा होगा, न्यूमरेटर x रहा होगा और ये y रहा होगा। ठीक, तो चलिए इसको भी हम सॉल्यूशन आपको करा देते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप करते जाइए, मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको क्या बोला है कि न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो फ्रैक्शन में डिफरेंस है वो आपको इतना 4 लेस है। तो मतलब यदि मान लेते हैं कि आपका न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर आपका y है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है, बाकी लिखने से यहाँ कौन सा ये लैंग्वेज का क्लास थोड़ी ना है, मैथ का है, समझना जरूरी है। सो यदि ये x है और ये y है तो क्या बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है, जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है, मतलब कि ये एक सेकेंड, ये x इक्वल टू y-4 है फर्स्ट इक्वेशन। समझे? y-4 ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर उसके बाद बोला है कि यदि न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज कर दियो और न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज और न्यूमरेटर को 1 इंक्रीज, तो कर देते हैं। हमने न्यूमरेटर माना है y, तो मतलब x माना है, तो x-2 और ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 बढ़ा देंगे तो y+1। तो ये जो बोला है इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के 8 टाइम्स का है। तो न्यूमरेटर कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसके 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8 टाइम, हमने कर दिया। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन, यहाँ से 2 इक्वेशन आएंगे। अब x y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, सिंपल। फिर ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये कोई यही सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, न्यूमरेटर x है ये y है, तो मतलब x और अपन y कोई फ्रैक्शन रहा होगा। ये बोल रहा है कि यदि 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 ऐड कर देते हैं, सॉरी गाइस वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट कहाँ थे हम, x प्लस न्यूमरेटर 2 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दिया जाए। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट्स इतना। तो मतलब यदि 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये बन जाता है 9/11, और जब इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो ये 5/6 बन जाता है। मतलब x+3/y+3 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से 2 इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड जो भी मान लीजिए आप, यहाँ से x और y फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज सन आफ्टर 12 ईयर, हिज एज इज ट्वाइस द सन एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अ फादर इज 3 ईयर ओल्ड एज सन। देखो तो इसमें भी क्या है, यदि पिता का x मानते हैं, ये फादर हैं, और y मानते हैं सन का। ठीक है, y हम सन का मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो पिता है वो 3 टाइम्स हैं, तो मतलब ये x जो है वो किसके है, 3y के बराबर है, क्योंकि बेटे वाले में 3 से ही मल्टीपल करोगे ना, मैंने बता रखा है। आफ्टर 12 ईयर
मतलब 12 साल बाद, तो दोनों के 12 साल बढ़ जाएंगे। हिज एज इज ट्वाइस एज हिज सन था, मतलब 12 साल बाद भी मतलब पापा कितने हो जाएंगे, x + 12 के हो जाएंगे, और बेटा हो जाएगा y + 12, क्योंकि 12 साल दोनों बढ़ेंगे 12 साल बाद। तो उस टाइम पे ये 2 साल के रहेंगे, मतलब ये बेटा जो है इनसे 2 गुना से छोटा रहेगा ये, ठीक है। मतलब पापा जो है उसके 2 टाइम्स रहेंगे। तो ये 2 इक्वेशन आ गए आपके पास। सो ये 2 इक्वेशन से आप अपना यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, आप चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेना या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, काफ़ी इजी इक्वेशन है, यहाँ से x और y फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद ए विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज बी एंड 5 ईयर अगो ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सो इस देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एज वाले मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। आप चाहो तो खुद कर लो, मैं बस इसका इक्वेशन बता देता हूँ, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। ओके, सो आपको ए और बी बोला है, तो मान लेते हैं ए की प्रेजेंट एज, ए की जो प्रेजेंट एज है वो x है और बी की प्रेजेंट एज y है। ओके, ए की प्रेजेंट एज x और बी की y है। क्वेश्चंस क्या मैंने क्या बोला, एज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने का सिंपल तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो और उस तरीके से इक्वेशंस लिखते जाओ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस पर। 10 ईयर लेटर, अब 10 ईयर लेटर यदि आज x है तो 10 साल बाद कितना रहेगा, x + 10। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 10 ईयर लेटर x + 10, ये a का हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b भी तो 10 साल बढ़ेगा ना, दोनों के लिए अलग अलग साल तो नहीं होगा ना, साल तो एक ही रहेगा अपन को। एक सेकेंड फोकस में सही कर लूँ। ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो ये हो गया 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या बोला है कि ए विल ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, जितना एज जो होगा वो बी के 2 गुने से होगा, मतलब 2 गुना होगा। तो देखो ए का कितना है, x + 10, ओके, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × y + 10। यहाँ से आपको एक इक्वेशन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप इक्वेशन लिखोगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, ठीक है, ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ए जो था वो 3 टाइम्स था किसके, बी के। सो देखो अब हम क्या करेंगे, 5 ईयर अगो, तो कितना हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा a का, और b का कितना हो जाएगा y - 5, और ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। a जो है b के 3 टाइम्स ओल्ड है। अब यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, आप यहाँ से x और y फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ से आपको इक्वेशन आएगा ax और इधर 2y माइनस, इस तरफ 2y ले आया, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 20 और इधर से 10 जाएगा, माइनस होकर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपको x - 2y = 10 एक इक्वेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन आपको आएगा यहाँ से, ये देख लेते हैं, x और माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 5 और ये 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा। सो आप यहाँ से अब फाइंड आउट कर सकते हो, x कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर लेना। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जब भी आए तो पहले उसको सोचना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो अ पॉइंट ए एंड बी आर 70 मीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन द हाईवे पे कोई 2 पॉइंट लिया गया है, वो जो 70 मीटर की दूरी पे 2 पॉइंट है। और ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब ए कोई कार है वो स्टार्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड अनदर कार वी स्टार्ट फ्रॉम बी पॉइंट एंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार, मतलब घड़ी के टाइम को देखकर यदि 9 बजे आए तो 9 बजे दोनों स्टार्ट हुआ है। इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, देन दे मीट 7 hours, बट दे ट्रेवल इन टुवर्ड ईच अदर, दे मीट 1 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 cars। तो चलिए, आपके पास ए और बी 2 कार है, दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ए और बी हमारे पास 2 कार हैं। ए यहाँ मैं इधर सॉल्व कराता हूँ।
ए कार का जो स्पीड है हम मान लेते हैं, ए कार की स्पीड मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है? यस। बी जो का जो है वो वाई किलोमीटर मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया है, और ए और बी पॉइंट है, नाम भी कार का ए है और पॉइंट का भी नाम दिया है, सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर इस पॉइंट से इस टाइप से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन कि आप इसको डायरेक्ट इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, आप इक्वेशन से पहले इस क्वेश्चन को समझोगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन नहीं समझोगे फिर इक्वेशंस गलत बनाओगे और वैल्यू गलत निकल आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पहले पढ़ना है, समझना है। आपको 2 पॉइंट बोला है, ए और बी, हाईवे पे 2 पॉइंट है और ये 70 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, 70 किलोमीटर। केस फर्स्ट बोला है कि ये सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं, कार ए यहाँ से चलता है, कार ए यहाँ से चलता है, ये मान लेते हैं कार है, ये कार यहाँ से चला ए, और बी कार यहाँ पे है, अपने जगह पे है बी कार, अब यहाँ से ये चलेगा। लेकिन अभी फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट की सेम डायरेक्शन में है, केस फर्स्ट जो है ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये कितने घंटे बाद मिलते हैं, 7 घंटे बाद मिलते हैं। तो 7 घंटे बाद कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो बी अपने पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाएगा और ए अपने राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये मान लेते हैं इनका कहीं पे मीटिंग पॉइंट रहा होगा, कहीं एक पॉइंट पे ये पी पॉइंट पे मिल गए, पी पॉइंट पे मिल गए। ओके, सो ये पी पॉइंट हमने मान लिया इसका जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी जो है, बी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसकी ये स्पीड कम रखा होगा, क्योंकि घंटा तो क्या है, 7 ही घंटा लग रहा है ना भाई। यहाँ पे जो दिया है इसको समझो, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको आवर्स कितना दिया है, 7 आवर्स। तो इसका मतलब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये कम टाइम लिया होगा। आपको टाइमिंग सेम दिया है कि 7 घंटा दोनों लगाते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ 7 घंटा टाइम सेम होने का मतलब क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बी की स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी, ए की स्पीड ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तभी इतना लंबा डिस्टेंस ए ने 7 घंटे में ट्रेवल कर लिया और बी भी इतना सा डिस्टेंस को 7 घंटे में ट्रेवल किया। इसका मतलब बी की स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी, तभी तो ये मेंटेन होगा ना। यदि सेम स्पीड से दोनों चलेगा तब तो फिर कभी ये मिलेंगे ही नहीं। ओके, तो ये डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि घंटा यदि सेम दिया हुआ है, आपको आवर्स सेम दिया हुआ है कि दोनों सेम आवर्स लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस स्पीड है उसमें चेंजमेंट होगा, ना कि टाइमिंग में। समझ में आया? तो इसी से हम अपना इक्वेशंस को हम बना लेंगे। तो अब आप बताओ कि आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। अब आपको यहाँ से ये देखना है कि हमें ए बी पे आना है। ठीक है, ओके, तो बी पी जो डिस्टेंस है वो किसके द्वारा चला हुआ है, ये कार बी के थ्रू, और ए पी जो डिस्टेंस है वो किसके थ्रू चला हुआ है, वो चला हुआ है ए कार के थ्रू। तो स्पीड एक्स है और डिस्टेंस ए और टाइमिंग कितना है, 7 घंटे है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए। तो ए पी जो डिस्टेंस है, ए पी डिस्टेंस है वो कितना, ए कार के द्वारा, कार ए के द्वारा ए पी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका ए का एक्स है, ठीक है, और टाइम 7 आवर्स लग रहा है। ओके, तो ए पी हमारा ये हो गया किलोमीटर में। ओके, और बी के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बीपी ट्रेवल किया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाई माइनस स्पीड इसकी वाई है और घंटा वो इतनी सेम लग रहा है, इतनी किलोमीटर। अब मैं यदि ए पी में से बी पी माइनस कर दूं, ए पी माइनस बीपी इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, ए बी नहीं मिलेगा, ए पी में से बी पी माइनस करोगे तो ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो इसका, एज सिंपल एज। ठीक है, ए पी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 7x है, ठीक है, और बी पी का वैल्यू है यहाँ पे 7y, और इक्वल टू कितना है, 70, इक्वल टू 70, क्योंकि 70 है ना ए बी का दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से x माइनस वाई आपको कितना मिल जाएगा, 7 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब केस सेकेंड क्या बोल रहा है कि यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पे मिल जाएंगे, आधा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, आधा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, कम टाइम में पहुंच जाएंगे। ओके,
सो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को अब केस सेकेंड हम कर लेते हैं। केस सेकेंड क्या बोल रहा है, 1 घंटे में। तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मान लेते हैं अब जो केस सेकेंड में जो मीटिंग पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट को अब चेंज कर देते हैं। मीटिंग पॉइंट अब मान लेते हैं Q, और ये Q पॉइंट जरूर इसी के बीच में रहा होगा, AB के बीच में रहा होगा कहीं पे, क्योंकि अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, तो ये Q पॉइंट रहा होगा यहाँ पे। तो ये बी जो कार है ये ट्रेवल किया होगा BQ डिस्टेंस और ये AQ डिस्टेंस। तो सेम एज इट इज उसी तरह के हम लिख देते हैं AQ इक्वल्स टू आर्स कितने लगा रहा है, 1 आर्स, 1 आर्स लगा रहा है, ठीक है, 1 घंटा लगा रहा है। स्पीड तो अभी भी इतना ही है इसका, तो x इंटू 1 किलोमीटर AQ चलेगा, मतलब कार A चलेगा। कार B कितना चलेगा, कार B चलेगा BQ, और BQ कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड y है तो y इंटू 1। ओके, अब AQ इस केस में AQ प्लस BQ क्या हो जाएगा, टोटल AB हो जाएगा। तो AQ प्लस BQ इक्वल टू AB। ओके, सो अब यहाँ से हम AQ हमारा कितना आया है, x आया है, BQ भी हमारा x है, सॉरी y है, और AB कितना है, 70 है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 70 आया, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 10 आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 80 आएगा, और एक x का वैल्यू आ जाएगा 40, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 30 आ जाएगा, एज सिंपल एज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने एक वैरायटी का क्वेश्चन कराया, अब सारे क्वेश्चंस कराने में मेरा कोई मतलब है नहीं कि मैं ही इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन बुक में मिलेगा, उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक में सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट बता रखे हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। सो आई थिंक इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं सॉल्व करा ही देता हूँ। अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों जो नाव की दिशा है, मतलब बोट की दिशा और पानी का दिशा अलग अलग, और डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ ही बोट का जाना। तो उस केस में मैंने बता रखा था, यदि पानी के साथ जाएगा बोट तो उसमें क्या होगा, उसमें स्पीड ऐड हो जाएगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यही खेल यहाँ पे खेलना है। तो चलिए खेल लेते हैं। खेल खेलने में तो आप माहिर हो। सो 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स। तो देखो आपको हमने क्या माना था, हमने जब समझाया था आपको ये माना था कि एक होता है शांत जल, एक होता है अशांत जल, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं अशांत जल को स्टिल वाटर शांत जल को स्टिल वाटर बोलते हैं, और अशांत जल को हम स्ट्रीम वाटर बोलते हैं, मतलब करंट बोलते हैं, जो फ्लो करता है। तो हम मान लेते हैं स्टिल वाटर जो है, मतलब शांत जल, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, और जो स्ट्रीम है, जो धारा है स्ट्रीम, उसकी है y किलोमीटर पर आवर्स। ओके, ये है अपना। तो अब इसमें से यदि मैं डाउन स्ट्रीम की पूछूं, डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ओके, और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई। यही तो होगा ना स्पीड, किलोमीटर पर आवर्स। ये मैं ऑलरेडी बोट वाले क्वेश्चन में समझा रखा हूँ मैं, ठीक है। सो अब आपको टाइमिंग दे रखा है कि जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में इतना जाता है तो उसको टोटल इतना लगता है। तो अब टाइमिंग निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला, टाइम का कितना होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाता है, 44 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। टोटल आवर्स 10 लग रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से आएगा। जब ये बोल रहा है जब ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो ये 13 घंटा लगाता है। तो डैट मीन्स यहाँ से अब ये हो जाएगा कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 13 आवर्स।
ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस टाइप के इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के लिए मैंने एक रिड्यूसिंग मेथड बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम किसी को एजम्पशंस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम इसका एलसीएम लोगे, कितना टफ होगा, तो आप यहाँ क्या करोगे, एजम्पशंस कर लेंगे हम। ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू मान लिया या p मान लिया, कुछ भी मान लो। ठीक है, और 1/x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं q। और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा 30p प्लस 44q इक्वल टू 10, और इसका क्या बन जाएगा 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ से p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक नया इक्वेशन बनेगा, उससे फिर एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर पर आवर्स और y की जो आएगी वो आएगी 3। ठीक है, तो यही पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड और स्टिल वाटर में बताइए। तो ये आएगा वैल्यू, आप जो भी इसको क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे उसको आंसर मैच करा लेना। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट जो है वो कार से जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा रखा है ऑलरेडी। आई थिंक मैं आपको ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है जब वो रीमा वाला कराया था क्वेश्चन, आपको याद हो तो, कि इससे पहले ही कराया था इसी सेशन में। तो इसको आप कर लेना, सेम एज इट इज उसी टाइप के है। यहाँ पे भी आपको टाइमिंग को देखना है कि टोटल इतना किलोमीटर जाना है, वो टोटल घंटा लेता है कितना, 8 घंटा। उसमें से 160 घंटा चलता है ट्रेन से, बाकी इसमें से माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा 160 में, इसमें 500 किलोमीटर कार से। तो मान लेंगे कि कार उसकी जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड x है, कार की स्पीड y है, तो उसके हिसाब से फिर टाइमिंग लिख के और इसका सॉल्यूशन कर लेना। आपको आंसर मैं बता रहा हूँ, ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 80 किलोमीटर आएगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स, और कार की जो स्पीड आएगी वो आएगी 100 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, आप इसे मैच कर लेना। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। In a rectangle, the length is increased and breadth reduced by 2 unit. The area is reduced by 28 square kilometer. If, however, the length is reduced by 1 unit and breadth is increased by 2 unit, the area is increased by 33 square unit. So then find the area of the rectangle. तो आप इसका एरिया पता पूछा है, तो आपको क्या करना है मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। यहीं पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये रेक्टेंगल, अब आपको रेक्टेंगल का क्या लेंथ मान लेते हैं x है, लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेथ को हमने y मान लिया। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। और एरिया, यदि इसकी लेंथ x है ब्रेथ y है तो एरिया कितना लिखोगे आप, यही लिखोगे x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आगे जो जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 2 यूनिट, तो लेंथ को इंक्रीज कर दो, x प्लस 2 कर दो, और ब्रेथ को डिक्रीज करना है तो y माइनस 2 कर दो। तो एरिया कितना 28 स्क्वायर किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है। तो एरिया कितना है, एरिया XY था, उसमें से 28 रिड्यूस करना मतलब घट जाता है, तो 28 घटा दिया। अब इन दोनों का मल्टीपल, अब जो लेंथ बचा वो इतना बचा, अब जो ब्रेथ बचा इतना बचा, इन दोनों का मल्टीपल ही अब का एरिया आएगा, नया एरिया। समझ में आया? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीपल कर लो तो कितना आ जाएगा, ये XY हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये प्लस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू XY माइनस का 28। अब देखो XY से XY ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपको, ये हो गया यहाँ से -2 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा x, इसमें से x माइनस वाई हो जाएगा, और -4 को इस तरफ भेज देते हैं तो ये -28 प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 24 देगा, 28 प्लस 4, और इस तरफ माइनस का 2x माइनस वाई, यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आपको 12 देगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 12। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपको। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आना है आपको,
इफ़ हाउएवर लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, तो यहाँ से भी ये भी सिंपल, अब आपको लेंथ में x-1 कर देना है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, x-1, और ब्रेथ को इसने इंक्रीज कर दिया है 2 यूनिट, तो मतलब y+2 कर दिया है। तो अब एरिया कितना है, 33 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया, मतलब पहले xy था अब 33 हो गया। तो इसमें भी मल्टीपल कर दो, xy प्लस का 2x माइनस का y और माइनस का 2 इक्वल टू xy प्लस 33। xy से xy कैंसिल हो गया, 2x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया, इधर जाएगा तो ये 35 प्लस 2 33 प्लस 2 35, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x माइनस का y इक्वल टू 35, ठीक है। सो अब हम यहाँ से देखो, ये हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया y से y, ये कितना हो गया, ये माइनस का x, और ये 35 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 23, तो मतलब x आपको 23 आ जाएगा, y इसमें से वैल्यू पुट करना तो ये आपको y मिल जाएगा। सो y यहाँ से आपको 12 माइनस मतलब 13 आ जाएगा, 13 12 में 24, हाँ 11 आएगा, 11 y आपको 11 आ जाएगा, और मल्टीपल कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, एरिया वाले क्वेश्चंस को भी इस तरह से डील करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। मैं देखो यहाँ पे वैरायटी, आपको सारे टाइप के वैरायटी कराया क्वेश्चन सामने, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है अब, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ए और बी दो इंसान हैं, ठीक है, इनके पास कुछ पैसे हैं, सम मनी है। इफ़ ए गिव 30 रुपीज़ टू बी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, सिंपल, ठीक है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इधर उधर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए और बी जो बंदा है, ए के पास मान लेते हैं x रुपीज़ है और बी के पास y रुपीज़ है, ओके। तो इसके बाद हम, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है y रुपीज़ है। क्या बोल रहा है आपको कि इफ़ ए गिव 30 रुपीज़ टू बी, मतलब यदि ए बी को 30 रुपया दे दिया तो बी ए 20 रुपया, ए ने 30 रुपया बी को दे दिया, तो मतलब ए के पास 30 रुपया कम हो गया, तो जितना था उसमें से 30 माइनस कर दो, और जो जितना बी के पास था उसमें 30 प्लस कर दो, एज सिंपल एज, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन बी विल वी हैव ट्वाइस एज मनी लेफ्ट ए, जो ए के पास जो मनी बचा, बी उसका अभी भी दुगना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो आपको क्या बोला है, ए ने दिया, तो ए के पास कितना था, x था, तो ए के पास x था, तो अब ए के पास कितना बचेगा, x माइनस 30, और y ने ले लिया 30 रुपया, तो y प्लस 30 हो गया ये, ठीक है, b ने ले लिया तो। और अभी बोल रहा है कि अभी भी जो है ना, देन b विल बी हैव ट्वाइस द लेफ्ट मनी विद a, तो मतलब जो a के बाद जो मनी बचा है उसके दोगुना अभी भी b है, तो मतलब ये 2 टाइम्स है किसके, b के, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू इधर माइनस ये y आ जाएगा, और ये माइनस का 60 इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 60 90 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ b गिव्स 10 रुपीज़ टू ए, तो मतलब b अब देगा, तो मतलब y माइनस 10 हो जाएगा, और ये x अब लेगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, देख रहा है कि ए विल हैव थ्राइस एज मच लेफ्ट b, मतलब b के पास जितना रुपया बचा उसका 3 गुना a है, उसका 3 गुना a है। तो b के पास कितना रुपया बचा है, y माइनस 10, तो इसका 3 गुना कौन है, a है, ठीक। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज पढ़ के और इक्वेशंस बना लेना है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्यूशन कर लेना है। इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए आपको जो मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, यदि क्वेश्चंस में, यदि एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिफिक दे दिया कि भाई इसी मेथड से करना है, फिर आपको उसी मेथड से करना है, वहाँ पर ज़्यादा चला के नहीं दिखाना है, नहीं तो वहाँ पर नंबर कट जाएंगे, समझे। चलिए, अब आप लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रेटल, देखो इस टाइप, अब देखो क्वेश्चन का वैरायटी कहीं से भी बन सकता है। अब देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको लीनियर इक्वेशंस में मिल रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रेटल का आपको प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा आपको, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल का प्रॉपर्टी का पहले मैं बता दूं कि क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल का। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल होता क्या है
कि जो चतुर्भुज होता है, जो क्वाड्रेटल है, उसके चारों शीर्ष मतलब चारों भुजा, चारों वर्टेक्स, ठीक है, वो किस पे होना चाहिए? सर्कल के परिधि पे होना चाहिए, मतलब वृत्त के परिधि पे, मतलब सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। सो हम ये, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो इन्फरंट एंगल होते हैं, जो आमने सामने के एंगल होते हैं, उनका योग कितना होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। इतना आपको पता होगा। और ये क्यों होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम सर्कल आपको पढ़ाएंगे, तब समझ में आया। अभी के लिए आप सिर्फ जाने कि इतना होता है एंगल। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वही प्रॉपर्टी लगा देना है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल का। ये मैं मान लेता हूँ ऐसे, आप करेक्ट बनाना इसको, ठीक है। ये एंगल ए मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रेटल का, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटल का ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए आपको कितना दिया है? एंगल ए दिया है, ये डिग्री में है, ये डिग्री है, सब पे डिग्री है ये, ठीक है। आपको एंगल ए दिया है 2x + 4, तो यहाँ लिख देते हैं 2x + 4। सी कितना दिया है? सी दिया है 2y + 10, तो प्लस का 2y + 10 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सब डिग्री में है, 4 डिग्री है। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? 2x + 2y इक्वल टू ये 14, और 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 166, ठीक है। और यहाँ से 2 और कॉमन लेंगे तो x + y आ जाएगा। x प्लस ये 2 से 166, ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 50 और 33 कितना? 83 बार में जाएगा, ठीक है, 83 बार में जाएगा। तो x + y इक्वल टू 83, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकेंड कितना आ जाएगा? एंगल b आपको दिया है y + 3, और एंगल d दिया है 4x + 4x माइनस का 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा y + 4x, ये 5 माइनस, ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इधर भेजेंगे तो कितना? प्लस का 2, मतलब 182। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से आप इसको x और y फाइंड आउट कर लेना, ओके, आपको जैसे इजी लगे। सो चलिए हम इस सेशन को अब एंड करते हैं। हमने आपको पूरी वैरायटी का क्वेश्चंस करा दिया हमने, और यदि कुछ आपको लगता है कि वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।